नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। एक थी सौम्या चौरसिया। इनके बारे में आज चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान का ये वीडियो है जिसमें वो बता रहे थे कि मीडिया पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग की एक व्यवस्था है। भारत के पूरे मीडिया सिस्टम को लगभग गाली देते हुए राहुल गांधी ने साफ तौर पे बताया था कि छत्तीसगढ़ की जो पुरानी भूपेश बघेल सरकार थी वो 1,000 करोड़ रुपए मीडिया को देती थी। क्या वो रुपए ब्लैकमेलिंग के थे और इस ब्लैकमेलिंग से क्या सौम्या चौरसिया और उसकी पूरी गैंग के आरोपों को ढकने की व्यवस्था की गई थी? क्या भूपेश बघेल सरकार के दौरान किए गए तमाम घपले घोटालों को ढकने के लिए पैसे खर्चा किए गए थे? इस विमर्श को हवा दी है राहुल गांधी के उस वीडियो ने और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो पोस्टर जारी किया है विनोद वर्मा का, वही विनोद वर्मा जो भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार होते थे और इन्हीं विनोद वर्मा के पुत्र टेसू मीडिया नाम की कंपनी चलाते थे जिन्हें करोड़ों का फायदा पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी। यही आरोप छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पुराने महासचिव अरुण सिसोदिया ने भी लगाया था। फिलहाल आप राहुल गांधी की उन बातों को सुने, उसके बाद सीएम विष्णुदेव साय का वक्तव्य। Media system in India is not a media system. Sorry to be blunt, is a political blackmailing system to get money. And in that blackmailing system, you have no place. Chhattisgarh government is giving 1,000 crores to media people, right? It is going directly from the budget called advertising into 10% people's hands. And they're using that to put pressure on them to get more business. That's media. जब चर्चा छत्तीसगढ़ की हुई तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भलाकार चुप रहने वाले थे। फौरन उनका एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि हिंदुस्तान का मीडिया सिस्टम अब मीडिया सिस्टम नहीं रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय मीडिया को ब्लैकमेलर और बिकाऊ कहा है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान का मीडिया सिस्टम अब मीडिया सिस्टम नहीं रहा। साफ शब्दों में कहें तो मीडिया पैसे कमाने के लिए राजनीतिक रूप से ब्लैकमेलिंग करने वाली व्यवस्था है। मैं भारतीय मीडिया संस्थानों से पूछना चाहता हूं, क्या वे राहुल जी के इस घोर आपत्तिजनक बयान से सहमत हैं? तो मुख्यमंत्री ने इस बयान को आपत्तिजनक बताते हुए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इसे प्रहार बताया है। राजनीतिक वार पलटवार के बीच जब भारतीय जनता पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया तो एक अलग ही विमर्श शुरू हो गया जिसमें भूपेश बघेल को दर्शाया गया है और साथ में उनके पुराने सलाहकार विनोद वर्मा का भी एक कार्टून है। इस कार्टून पोस्टर पे यदि गौर करें जिसमें साफ तौर पर राहुल गांधी और उनके बगल में खड़े हुए भूपेश बघेल के पुराने सलाहकार विनोद वर्मा नजर आ रहे हैं जिनके पीठ में एक गठरी है जिसमें लिखा है टेसू मीडिया लैब। ये वही मीडिया लैब है जो विनोद वर्मा के पुत्र चलाते हैं, जो कांग्रेस के अलावा पूर्ववर्ती राज्य सरकार यानी भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे उस दौरान काफी पैसे जनसंपर्क विभाग से लिया करते थे। इस कार्टून पोस्टर में राहुल गांधी बता रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार मीडिया को 1,000 करोड़ रुपए देती है। इस पर प्रतिक्रिया आती है, देती थी आपके भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार। चेहरा चमकाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए जनता के पैसों की यह बर्बादी नहीं कही जाए तो और क्या है। भूपेश बघेल सरकार के दौरान मुख्यमंत्री रहते भूपेश बघेल ने खुद को छत्तीसगढ़ का ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए जिस तरह पानी की तरह पैसे बहाए। ब्रांडिंग वैसे कोई नई बात नहीं है, लेकिन अपने पापों को ढकने के लिए मीडिया के मुंह में टेप चिपकाने का जो काम किया गया वह भी खूब समझ में आ रहा है। राहुल गांधी शायद यही समझाने की कोशिश कर रहे थे जिसे वो ब्लैकमेलिंग का नाम दे रहे थे। राहुल गांधी को ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जब मीडिया उनका साथ देता रहा तब तक मीडिया ठीक था। हम ही शिकार हुए थे जब कवर्धा में भगवा ध्वज का अपमान हुआ था तो राष्ट्रबोध पर किस तरह से प्रतिबंध लगाने का पाप किया गया था। बीरनपुर में जब भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई थी, दुर्ग की बेशकीमती जमीनों को जब वक्फ बोर्ड के नाम पर गिरवी रखने का प्रयास हो रहा था तब भी हमने वो दौर देखा था। किस तरह से राष्ट्रबोध के ऊपर दबाव बनाया गया था, वो सारी चीजें हमने महसूस की थी। इसलिए हम दावे से कहते हैं कि भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते उनके पापों को ढकने के लिए 228 करोड़ के गोबर के पानी में बह जाने की खबरों को दबाने के लिए किस तरह से पानी की तरह
पैसा बहाया गया। दरअसल ये ब्लैकमेलिंग नहीं थी बल्कि मीडिया मैनेजमेंट था, जिसे राहुल गांधी आज स्वीकार कर रहे हैं, और जिस तरह से कमीशन खोरी की बात कर रहे हैं वो सब कुछ ढंग से एक्सपोज हो गया है। 17 दिसंबर 2018 की वो तारीख थी जब भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। इसके तीसरे ही दिन सौम्या चौरसिया को अपने संचालनालय में उप सचिव बनाया गया। उसके बाद इस लेडी सुपर सीएम का जो खेल शुरू हुआ पूरी छत्तीसगढ़ ने देखा। दिसंबर 2022 से सौम्या चौरसिया जेल में है। खबरें आती रही कि पुरानी आईएएस रानू साहू से उनकी जेल के भीतर झड़प हुई है, गुत्थम गुत्था हुई है। ऐसे ही तमाम अलग अलग किस्म की खबरें छन कर आती रहती है, लेकिन असल खबर तो तब सामने आई जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई सौम्या चौरसिया के जमानत आवेदन को निरस्त करते हुए 1 लाख रुपए का फाइन ठोक दिया। आरोप लगाया गया कि गलत और झूठी दलीलें देकर जमानत लेने की कोशिश की जा रही थी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि किस तरह से गलत हरकतों में सौम्या चौरसिया और उनकी पूरी गैंग लगी हुई थी। कोल स्कैम मामले में आईएएस समीर विश्नोई पर दबाव बनाया गया कि वो ऑनलाइन सिस्टम को ऑफलाइन कर दें। टेंडर जैसे ही ऑफलाइन हुआ तो खेल शुरू हो गया। प्रति टन कोयले में 25 रुपए की अवैध उगाही का शुरुआती पड़ताल में ही पता चल गया कि 540 करोड़ का ये जो घपला घोटाला हुआ है उसमें 122 संपत्तियां जिसे ईडी ने कुर्क करवाया है। सौम्या चौरसिया की भी इसमें 21 संपत्तियां थी। वो 21 संपत्तियां कहां थी ये जान के आपको हैरानी हो जाएगी। एक संपत्ति का पेपर पाटन के कुरुड्डी वाला सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था। दावा किया जा रहा था कि सौम्या चौरसिया ने अपनी मां के नाम पर कुरुड्डी यानी भूपेश बघेल के गृहग्राम में वो संपदा खरीदी है जहां से भारतमाला परियोजना की सड़क जाने वाली है। यानी प्राइम लोकेशन की ये जमीन सौम्या चौरसिया को अच्छी तरह से पता थी कि आने वाले दिनों में कितनी कीमत देने वाली है। 2011 से लेकर 2016 के बीच पाटन और उसके आसपास एसडीएम रही, दुर्ग जिले में कई पदों में रही, भूपेश बघेल की खास चहेती बन चुकी सौम्या चौरसिया जिस तरह से तमाम सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर जिस तरह का दबाव बना के रखी थी, आतंक का पर्याय बन चुकी थी। सौम्या चौरसिया उनके भी निशाने पर थी। चुपचाप उसकी फाइल तैयार हो रही थी। भूपेश बघेल के सीएम कार्यकाल के 1 साल बचे थे तभी उनकी गिरफ्तारी हुई। ये गिरफ्तारी बेहद हैरान करने वाली थी। यहां से बचाव में सामने आए भूपेश बघेल, कोशिश की मीडिया को मैनेज कर लिया जाए, काफी हद तक वो सफल भी हुए, लेकिन सुनील नामदेव जैसे कई पत्रकारों को जेल में डाला गया जिन्होंने खुलकर अपनी बात रखी तो उनका मुंह बंद कर दिया गया। मुंह बंद करने की इस प्रक्रिया को ही 1000 करोड़ रुपए की राजनीतिक ब्लैकमेलिंग का नाम दे रहे थे राहुल गांधी। दरअसल राहुल गांधी अच्छी तरह से जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में अभी भांडा फूटना शुरू हुआ है। विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ में जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से कांग्रेस की धड़कनें बढ़ी हुई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल वाली सरकार को खुद प्रधानमंत्री एटीएम कह चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी एटीएम की संज्ञा दी। ये एटीएम क्यों कहा जा रहा था? छत्तीसगढ़ का बच्चा ये अच्छी तरह से जानता है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में करप्शन का जाल फैला हुआ था, घपले घोटाले हो रहे थे, बेईमानी की रकम से संपत्तियां खरीदी जा रही थी। आसाम से लेके यूपी तक तमाम विधानसभा जहां जहां चुनाव हो रहे थे वहां छत्तीसगढ़ की काली कमाई का पैसा लगाया जा रहा था। छत्तीसगढ़ की अमीर धरती से गरीबों का यह पैसा लूटकर जिस ढंग से बांटा जा रहा था उस पाप को ढकने के लिए जबरदस्त मीडिया मैनेजमेंट हो रहा था। इसके लिए 2 पुराने पत्रकार विनोद वर्मा और रुचिर गर्ग को सलाहकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नियुक्त किया था, जिनकी भरसक कोशिश थी कि पाप को ढक लिया जाए और इन्हीं काली कमाई से मीडिया मैनेजमेंट किया जाए। अब जब मीडिया खुलकर भूपेश बघेल के पापों की कहानी लिख रहा है और ये बताने की कोशिश हो रही है कि किन कारणों से एक्सटॉर्शन मनी 508 करोड़ रुपए महादेव सट्टा ऐप में ली गई, जिसके मुख्य आरोपी हैं भूपेश बघेल, जिनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज है, जिनकी गिरफ्तारी की
प्रबल संभावना है, कड़ियां जोड़ी जा रही है। जिस तरह से सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है, बहुत जल्द ही उनके विरुद्ध कड़ा एक्शन हो सकता है। दरअसल छत्तीसगढ़ में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसके बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लग गई और सरकार से जुड़े तमाम विधायक, मंत्री भी लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे रहे। उसके बाद आचार संहिता लग गई। यानी कुल मिलाकर असल खेल तो 4 जून के बाद ही शुरू होगा, जब लोकसभा चुनाव के मतगणना के परिणाम आ जाएंगे, चुनाव आचार संहिता हटेगी, उसके बाद कुछ और बड़े खुलासे होंगे। कल मैंने आपको एक वीडियो में 730 करोड़ रुपए के शिक्षा घोटाले के बारे में बताया था। वो तो सिर्फ 1 साल का आंकड़ा था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में किस कदर करोड़ों अरबों की लूटमार मची हुई थी। हर विभाग के कागजात चीख चीख के गवाही दे रहे हैं कि किस कदर कमीशन खोरी मची हुई थी। शराब, कोयला, गोबर से लेकर तमाम घोटाले होते रहे, लेकिन CGPSC के मेरिट लिस्ट में जिस तरह का घोटाला हुआ, वो तो बेहद हैरान करने वाला था। तमाम ऐसी बेईमान हरकतों की लंबी सूची है जिन पर हम आगे विमर्श करेंगे। लेकिन यहाँ प्रश्न एक बड़ा खड़ा होता है कि जब इतना सब कुछ हो रहा था, तो इन घपले घोटालों से अलग चेहरा चमकाने के लिए जातिगत जनगणना के अलावा, जातिगत वैमनस्यता के अलावा सांप्रदायिक उन्माद को हवा देने की भरसक कोशिश की गई। अनेक मौकों पर ऐसा माहौल खड़ा किया गया जहां से बताने की कोशिश की गई कि संविधान की रक्षा करने के लिए हम ही प्रतिबद्ध हैं। जिस तरह से क्वांटिफाइबल डेटा आयोग तो बनाया गया, कार्यकाल को 2019 से लेकर लगातार आगे बढ़ाते हुए अक्टूबर 2022 तक ले जाया गया। आरक्षण की बात भी विधानसभा के पटल में ऐसे प्रस्तुत की गई कि जैसे वहां निष्ठा और ईमानदारी, प्रतिबद्धता सब कुछ सही है। लेकिन जैसे ही राज्यपाल ने क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट मांगी, जिसमें जातिगत आधारित सही जानकारी थी, आज की तारीख तक वो जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। क्यों नहीं की गई, इस बारे में कभी कोई उत्तर नहीं दिया गया। जातियों और वर्ग विशेष को आपस में भड़का कर, लोगों में उत्तेजना फैलाकर जनता का ध्यान जिस तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, उसमें काफी हद तक ऐसी राजनीति सफल होती है। कल ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मुसलमानों को दिए गए OBC के आरक्षण के सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया गया है। एक झटके में 2010 और 2012 के बाद दिए गए सभी तरह के मुसलमानों को OBC के दायरे में लाकर आरक्षण की सुविधा को रद्द कर दिया गया है। ऐसा खेल पूरे देश भर में चलता रहा। जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल छत्तीसगढ़ में चल रहा था, वैसा ही पश्चिम बंगाल और अन्य प्रांतों में भी चलता रहा। अधिकांश लोगों को पता ही नहीं होगा कि मुसलमानों को भी आरक्षण मिलता है, OBC का लाभ मिलता है। तो एक खबर मैं आपको जो आगे बता रहा हूं, वो आपको हैरान कर देगी कि राजनीति का स्तर किस कदर तुष्टीकरण से ग्रस्त होता जा रहा है। जहां आम जनता का हित गौण हो जाता है, बहुसंख्यक आबादी के साथ किस तरह से धोखा किया जा रहा था, वो जानकारी भी आपको जाननी समझनी बहुत जरूरी है। कोलकाता हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में 2010 के बाद जारी 5 लाख से अधिक OBC सर्टिफिकेट रद्द कर दिया है। इसमें राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में आरक्षण पर फिर एक नई बहस छिड़ गई है। हाई कोर्ट ने 2012 में राज्य की ममता बनर्जी सरकार द्वारा 77 जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने संबंधित कानून को अवैध करार दिया है। दरअसल जिन 77 जातियों को OBC के दायरे में लाया गया, उसमें 60 मुस्लिम थी। हवाला दिया गया उस समय की मनमोहन सिंह सरकार की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का, और यहीं से एक बड़ा खेला शुरू हो गया। रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों में केवल 3.5% ही मुस्लिम थे। इसी को आधार बनाकर 2010 में पश्चिम बंगाल की उस समय की वाम मोर्चा की सरकार ने 53 नई जातियों को OBC की श्रेणी में डाल दिया और OBC आरक्षण 7% से बढ़ाकर 17% कर दिया। इस तरह उस वक्त करीब 87.1% मुस्लिम आबादी आरक्षण के दायरे में आ गई। लेकिन 2011 में तो हद ही हो गई, जब वाम मोर्चा की सरकार सत्ता से बाहर हो गई। फिर राज्य में तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई तो ममता बनर्जी की सरकार ने इस सूची को बढ़ाकर 77 कर दिया। 35 नई जातियों को इस सूची में जोड़ा गया। ममता बनर्जी सरकार के इस कानून की वजह से राज्य की 92% मुस्लिम आबादी को आरक्षण का लाभ मिलने लगा। पश्चिम बंगाल में करीब 30% मुस्लिम आबादी हो गई है। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक के लिए ये सब तो किया जा रहा था, लेकिन यदि OBC का लाभ ही देना था
तो कोई सर्वे करवा लेते, मापदंडों का पालन करते। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। यही कारण है कि ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा मुसलमानों को दिए गए ओबीसी आरक्षण की सुविधा को, पात्रता को हाई कोर्ट ने अमान्य मान लिया है। यहाँ आपको जानकर और ज्यादा हैरानी होगी कि ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर एक चुनावी मन से हाई कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। एक राज्य की चुनी हुई मुख्यमंत्री हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मानेगी, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है। इसके बाद बारी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की। उन्होंने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी, चंद सेकंड में उनकी बातों को भी आप सुने। आज ही कोलकाता हाई कोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है। ममता बनर्जी पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के ऊपर अपने वोट बैंक के लिए डाका डालकर वो रिजर्वेशन मुस्लिम जातियों को देना चाहती है। मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। ममता जी ने कहा हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते। मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई ऐसी मुख्यमंत्री हो सकती है, संवैधानिक पद पर बैठी हुई कोई व्यक्ति ऐसी हो सकती है जो कहेगी कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं? किस प्रकार की मानसिकता से बंगाल का लोकतंत्र गुजर रहा है? लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के पहले से कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे, मांग कर रहे थे, अपनी बातें कह रहे थे कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। लेकिन देश की जागरूक जनता ने 5 चरणों के मतदान के बाद बता दिया है, इस तरह की पॉलिटिक्स का देश में कोई स्थान नहीं है। जिस तरह से राहुल गांधी मीडिया से उनकी जात पूछते हैं, पत्रकार और कैमरामैन के ऊपर तंज कसते हैं और बताते हैं कि किस तरह से मीडिया का काम ब्लैकमेलिंग करना ही रह गया है। दरअसल राहुल जी, ये बात आप अच्छी तरह समझ जाइए, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार हो या सिस्टम में बैठे हुए कोई और लोग, नेशनल हेराल्ड जैसे घोटाले को करने की पूरी छूट और अनुकूलित वातावरण आपको दिया जाता रहा। अब चूंकि वातावरण आपके अनुसार नहीं है, तो इसलिए पाई पाई का हिसाब लेने की बारी आ चुकी है। इस बारे में मोदी जी ने तो अपने इरादे साफ कर दिए हैं। इन लोगों ने दिल्ली के लोगों को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अदालतें भी इन कट्टर भ्रष्टाचारियों की लूट देखकर हैरान है। इन भ्रष्टाचारियों की संपत्ति का एक्सरे अब मोदी करेगा। शराब घोटाले की कमाई हो या फिर नेशनल हेराल्ड घोटाला हो, भ्रष्टाचारियों से पाई पाई वसूली जाएगी। तो राजबोध के जनमंच में आज इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है, नीचे दिए गए नंबरों पर यदि आप सहयोग करना चाहें तो सहयोग जरूर करें। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है। मेरा आपसे एक आग्रह और है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपका और हमारा साथ ज्यादा मजबूती से लंबे समय तक बना रहे। नमस्कार।